व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कल से जब से मोने सलाही साहब की स्टेटमेंट आई है तो मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी आई है सियासी तौर पे। इससे पहले एक केओस नज़र आ रहा था, लग ही रहा था हुकूमत अब गई और अब गई। और ऑब्वियसली जब इस तरह का माहौल हो तो उसमें बिज़नेस से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके ओवरऑल जो है वो मुल्क के लिए कोई अच्छा नहीं होता। और एंड में होता भी यही है कि कुछ होता भी नहीं। इससे पहले हमने देखा पीडीएम ने कितने नारे लगाए और मुल्क की इकॉनमी जो थी, मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज जो थी, मुल्क के इन्वेस्टर्स जो थे, उनको डराया अपने नारों से कि हुकूमत को अब आर कर देंगे, अब पार कर देंगे, अब जा रही है, अब आ रही है। और उसके बाद हुआ ये कि कुछ भी नहीं हुआ हुकूमत को, लेकिन पाकिस्तान का खैर उस पीरियड में नुकसान रहा। अब दोबारा ये मुलाकातें शुरू हुई थी, लेकिन PMLQ ने बड़ा वाज़ह कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो है पीपल्स पार्टी ने अपना एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया हुआ है, उसका स्केड्यूल भी दे दिया हुआ है। वो लॉन्च हो रहा है 27 फरवरी से। PDM का 23 मार्च का लॉन्ग मार्च है और तहरीक-ए-अदम एतमाद पर अभी भी वो कायम दायम है। और अब उन्होंने नया एक पैंतरा पलटा है अपोजिशन ने। वो ये कह रहे हैं कि हमने कब कहा कि हम सिर्फ इत्तेहादियों पर डिपेंड कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ फोरम्स में जाके कि 20 से 30-40 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो जा मिलेंगे अपोजिशन के साथ। हालांकि ये बात भी बड़ी दूर की बात लगती है, लेकिन अगेन इससे एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट तो आ रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कल बहुत कॉन्फिडेंट हुए जब मोने सलाही ने उनको सपोर्ट किया। वो आज और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि वो कह रहे हैं, क्योंकि एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी कि गुर्बत में पाकिस्तान में थोड़ी सी कमी हुई है। हालांकि ये और बात है कि अभी हमारे सामने जो ओगरा की समरीज चल रही है उसमें पता चल रहा है कि शायद रात 12 बजे के बाद 12 से 13 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक उसको साइन नहीं किया, लेकिन ये मामला चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो बताई है और जो वो समझते हैं कि इलेक्शन में भी लेके जाएंगे, वो कौन सी ज़रा सुन लें। मेरा जो 5 साल के बाद इंशाअल्लाह 2023 में जब हमारी असेसमेंट की जाएगी, मैं सिर्फ एक चीज देखूंगा कि क्या हमारे दौर में पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, अगर खुशहाली हुई तो क्या खुशहाली का फल नीचे तक गया, और अगर मैं इसको कामयाबी समझूंगा कि अगर हमने लोगों को गुर्बत से उठा लिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है। सारे 22 करोड़ लोगों में 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। घरों में गाड़ियां खड़ी है, उनके पास मोटर है, लेकिन वो टैक्स नहीं देते। तो ये हम टेक्नोलॉजी के जरिए अब इनकी तरफ पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ा काबिल गौर है फवाद चौधरी साहब का भी जो आज का बयान है, जो उन्होंने आज ब्रीफिंग दी मीडिया को। गुर्बत थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन उन्होंने पेट्रोल के मतलब बमशेल गिराया है, वो भी सुन लें। 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की, इनसे हुकूमत नहीं हटी। अब आप मुझे बताइए कि हुकूमत हटाने की इनकी इस वक्त इनमें सख्त है। इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे हुए हैं। अगर इन केसेस से बच गए तो तहरीक-ए-अदम एतमाद लाएंगे ना। मुझे तहरीक-ए-अदम एतमाद तो नजर नहीं आ रही है, मुझे जेलें नजर आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार है। ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज या शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है तो ये तो बड़ी एक तारीख अलामत है। बिलावल भुट्टो और मरियम को कराची और लाहौर के मेयर से अपना कैरियर शुरू करना चाहिए। वजीर आजम पाकिस्तान एक बड़ी लंबी स्ट्रगल का नाम है। जो इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे कि यूक्रेन के टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की वो शूट अप हो गई है। अब उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं। जाहिर कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कुछ। तो बेसिकली एक तरफ तो हुकूमत ऑब्वियसली IMF की वजह से या आलमी कीमतों की वजह से अवाम पे बोझ डाली जा रही है। दूसरी तरफ उस बोझ को जो उतारने का काम अंजाम दे रही हैं वो ऑपोजिशन की वो भड़के हैं। उनको भड़के कहा जाएगा जिसकी कोई प्रैक्टिकल रियलिटी ना हो और जिसको जिस बुनियाद पे किया जाए वो बुनियादी आए दिन जो है वो हिलती रहे। कि कल मैं अगेन आपको बता रहा हूँ PMLQ ने हिला दिया। ऑपोजिशन की तमाम मुलाकातों का जो टेम्परेचर चढ़ा हुआ था, प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर, वो हिला के रख दिया। बेसिकली ऑपोजिशन इस मुल्क की चाहती क्या है, उनके पास है क्या इस आवाम को डिलीवर करने के लिए, मार्चेज़ और इस्तीफ़ों और तहरीक-ए-अदम एतमाद के अलावा। और गवर्नमेंट जो है उसके पास मासवा इसके कि वो इनको जेल में भर देंगे, उनको जेल में भर देंगे, फलां ऑपोजिशन लीडर के मुंह पे जेल में लिखा हुआ है। इसके अलावा आवाम को देने के लिए इनके पास है क्या। फ़ारूक हबीब साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, चौधरी मंजूर साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको प्रोग्राम में। ज़ुबैर साहब, कल का सेटबैक से अगर आप निकल चुके हों तो आज फिर आप अप्रिशिएट करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हुकूमत की कामयाबियां आप गिनवानी शुरू कर दी हैं। दोबारा से कुछ बीच में गैप आ गया था जब से आप लोगों की मूवमेंट हुई थी थादियों के साथ, लेकिन कल की कामयाबी से जिसमें PMLQ ने ऑब्वियसली आपकी तमाम मुलाकातों के गुब्बारे में से हवा निकाल दी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आज फिर कॉन्फिडेंट होकर आए, उन्होंने अपनी कामयाबियां गिनवानी शुरू कर दी हैं गुर्बत को लेकर।
नहीं, मेरा ख्याल है गुरबत को लेकर एक तो प्राइम मिनिस्टर को मेरा ख्याल है अब समझना चाहिए कि तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं कि ये उनकी सोच पर नहीं होता कि गुरबत में कमी हुई है या महंगाई में कमी हुई है या बेरोज़गारी में। ये उनको ये पता होना चाहिए कि ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं ये दिए जाते हैं उन्हीं की हुकूमत की मिनिस्ट्री के नीचे दिए जाते हैं। जिस वज़ीर आज़म को ये ना पता हो कि गुरबत में इजाफा हुआ है, गुरबत में कमी नहीं हुई है जब से माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब सेलेक्ट होके आए थे, इस्लामाबाद में बिठाए गए थे, तो गुरबत में, बेरोज़गारी में और महंगाई में, तीनों जो 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं उनमें तबाही है, तबाही। और ये हम तो कहते ही कहते हैं, ये हुकूमत के आदाद व शुमार भी कहते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं। दूसरी बात आपने कहा मोनी से लाई की वजह से हम बड़े गमगीन हो गए होंगे। एक हमारी एक एफर्ट है और वो अभी जारी है, इत्तेहादियों से मिलने का। किस बुनियाद पे आपकी एफर्ट है? मतलब थोड़ा जुबैर साहब बताए ना, इत्तेहादी तो आपके साथ नहीं है, तो एफर्ट किस बेस पे? इनके बंदे तोड़ेंगे, पीटीआई के बंदे आपके साथ मिलेंगे आके? हमने तोड़ने की जरूरत है, वो खुद टूट के आ रहे हैं और लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल विद ऑल ऑनेस्टी बता रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि हमारी जो कैलकुलेशन थी वो कैलकुलेशन में 172 मेंबरान का जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 172 से ज़्यादा है। अच्छा, मसला ये है, पॉइंट ये है कि आपने अगर अदम एतमाद की तहरीक लेके आनी है तो जितनी ब्रॉड बेस्ड होगी, जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज चाहे वो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं वो शामिल होंगी, उतना ज़्यादा एक मैसेज। अच्छा, 172 से ज़्यादा, एक मिनट जुबैर साहब, मैं समझने की कोशिश करो, 172 ज़्यादा आपके पास अभी आ गए हैं लोग विदाउट इत्तेहादियों की हेल्प के, आप ये कह रहे हैं? तकरीबन आपको नंबर काफ़ी दफ़ा बताया है उन्होंने भी, शायद खाकन अब्बासी ने। नहीं, तो आपसे पूछ रहा हूँ, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में तकरीबन 20 से ज़्यादा। जी, मैं जी जाहिर सी बात है, मैं अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को कोट कर रहा हूँ, कोई किसी और को तो नहीं कोट कर रहा। बिल्कुल सही। तो रियाज सादिक साहब के पास भी वो लिस्ट मौजूद है, तो 20 से ज़्यादा, 24-25 के करीब तो इनके। अच्छा, ये जब तहरीक-ए-एतमाद हो जाएगी, चले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ज़रा, तहरीक-ए-एतमाद हो जाएगी, उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है ऑपोजिशन की तरफ से, कि अभी सोचा ही नहीं? एक तो मैं तो कहता हूँ जब तक अदम एतमाद की तहरीक ना होना, टॉक शोज बंद हो जाने चाहिए। अच्छा, क्योंकि उससे सिर्फ हमारा राज ही खुल सकते हैं कि जी हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी क्या प्लानिंग है। और ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव चीज है कि आज अगर हमने ये चौधरी साहब बड़े खुश हुए हैं, ये हाँ में हाँ मिलाई आजम होगा क्या, फौरन इस बात पे कि टॉक शोज बंद हो जाने चाहिए। अच्छा, हाँ कंटिन्यू तो, करें, टॉक हाँ, शोज ये बंद बिल्कुल खत्म होने चाहिए, या सिर्फ हुकूमत वालों को बुलाया करें। यार मैं तो आप सिर्फ हुकूमत वालों को बुलाया करें। जुबैर साहब की सोच पे मुस्कुराए। मैं तो जुबैर साहब के नुदरते ख्याल पे हंस रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जुबैर भाई आपका मसला तो वो कबूतर है जो बिल्ली को देख के जो है ना आंखें बंद कर लेता है कि उसकी मौत नहीं आएगी, सॉरी टू से, लेकिन वो बिल्ली उसको पकड़ लेती है। तो मीडिया तो आपको पकड़ेगा और हर लिहाज से पकड़ेगा और सवाल करेगा। तो मैं ये सिर्फ तो हम आ रहे हैं ना, नहीं आप आ तो रहे हैं, पता नहीं इक़्तिदार में आ रहे हैं या बकौल गवर्नमेंट के जेल जा रहे हैं, ये तो नहीं पता अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आपका अभी तक ये नस्बुल लैन तय नहीं हुआ कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। आपका पंजाब में अगर चेंज आ रही तो पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा। लेकिन आप तहरीक-ए-अदम एतमाद को लेकर पूरे एतमाद है, 170 से ऊपर नंबर भी आ चुके हुए हैं और आप अभी मैंने ये वाइट कर रहे हैं। मैं कामरान जी 172 कामरान मैंने ये कहा है कि हम तमाम राज तो नहीं बताएंगे, तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं उसमें अदम एतमाद। मुझे एक बात ही समझ नहीं आ रही कि इस मौके पे अदम एतमाद आप किसके लिए कर रहे हैं, मुझे एक बात समझाएं जुबैर साहब, तहरीक-ए-एतमाद किसके लिए? इमरान खान को हटाने के लिए। इमरान उससे क्या होगा? अब देखिए ये तो जो आप कह रहे हैं जितना बिगाड़ पैदा कर दिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सर मेरी बात तो सुने, वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्या आप होगा? इमरान खान का जाना ही सबसे बड़ी बात होगी। आप उनको सियासी शहीद बनाने जा रहे हैं, आप उनको विक्टिम बनाने जा रहे हैं। वो कहेंगे मेरा डिलीवर करने का टाइम आया था, मुझे साजिश करके मेरे बंदों को साथ मिला के, लोटों को साथ लेके आपने मेरी हुकूमत तोड़ दी। आप तो उनका फायदा करने जा रहे हैं। इमरान खान बात सुने, एक तो ये जो कहते हैं ना 22 साल तहरीक है उनकी और जद्दोजहद 22 साल 23 साल नहीं है, इनकी अक्टूबर 2011 में शुरू हुई थी। उससे पहले कहाँ थे?
उससे पहले क्या करते थे? 2008 के तो इलेक्शन में नहीं हिस्सा लिया था, एक दफ़ा पुलिस पकड़ने आई थी तो वो दीवार फलांग के भाग गए थे। तो कोई जद्दोजहद नहीं है उनकी। वो जो ये डराना है ना कि जी अगर वो शहीद हो जाएंगे और वो फिर पता नहीं क्या, कि भाई एक नॉर्मल तरीके से हम हुकूमत का जो आइनी तरीका है वो इस्तेमाल करके अगर उनको हटाते हैं, उनको फिर हक होगा ऑपोजिशन की सियासत करने का, तोड़ फोड़ करने का नहीं। पॉइंट आ गया जी आपका, कादरी भी नहीं है उनके साथ। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया जी। फारूक साहब, आज जहांगीर तरीन ग्रुप की अरकान क्योंकि बाज़ाब्ता सियासी बैठक तलब कर ली गई है और उनके भी 8 MNAs भी हैं, उनके 20 के करीब MPs भी हैं। ज़ुबैर साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इत्तेहादियों को तो हम ब्रॉडर पिक्चर के लिए लेना चाह रहे हैं, वरना शायद वो ना हो तब भी तहरीक एतमाद हो जाएगी। आप लोगों के लिए ऑलरेडी इतने बड़े चैलेंजेस हैं जी, कितना बड़ा चैलेंज है कि गवर्नमेंट फोकस अपोजिशन की तहरीक एतमाद पे करे, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च पे करे, या 23 मार्च के मार्च पे करे, या आवाम को रिलीफ देने पे करे? आपके लिए बहुत कन्फ्यूजन नहीं है, प्रेशर नहीं है जिसमें आप इस वक्त काम कर रहे हैं आवाम को रिलीफ देने की पॉइंट ऑफ व्यू से? कामरान, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन है तो वो अपोजिशन कन्फ्यूजन का शिकार है। ये 12वीं बार इन्होंने ऐलान किया है कि हम अदम एतमाद करेंगे, कभी लॉन्ग मार्च करेंगे, कभी इस्तीफ़े देंगे, आर पार, ये सारी कहानियाँ जो हैं वो हमने सुनी हुई हैं। आर पार वाले जगह जगह अब खवार होते फिर रहे हैं, ये हकाइक हैं, ये आपके सामने हैं। अब हमारे कहते हैं जी 25 से 30 लोग इनके साथ राब्ते में जी, 25 से 30 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं आपके। तो मुझे ये बताएं कि आपको देर किस बात की? 5 वजीर भी हैं, करें आप तो नहीं है, आप अपनी जो आप अपनी जो कुव्वत है वो आप अपनी इस्तेमाल कर लें। बुनियादी तौर के ऊपर मसला क्या है भाई, आप हमारे 25-30 पूरे करते करते वो जो आपके 30-35 हैं जो हर बिल के मौके पे गायब हो जाते हैं, जो अदम एतमाद पे गायब हो जाते हैं, ये बात सही है, जो स्टेट बैंक के बिल पे गायब हो जाते हैं, आपके ऑपोजिशन लीडर गायब हो जाते हैं, कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ शादी पे चले जाते हैं। वो भाई पहले आप अपने मामला तो ठीक कर लें। अपोजिशन खुद एक दूसरे को गिराने पे लगी हुई है, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है? हमें इनसे किसी किस्म का कोई ना खतरा है, ना ये हमारे लिए चैलेंज हैं, ये एक दूसरे के लिए चैलेंज है। ये एक दूसरे की सिलेक्शन में भी रुकावट है कामरान शाहिद साहब। सही, ये कि कभी एक दूसरे को सिलेक्टेड कहते हैं, कभी कहते हैं नया सिलेक्ट हो रहा है। फारूक साहब एक बात बताइए मुझे, लेकिन फारूक साहब एक बात बताइए कि देखें, कभी बिलावल हमने लड़ना नहीं है, अब बिलावल हमने लड़ना है एक दूसरे। ठीक है, वो तो देखे यार, वो तो आप पहले किस्म का जो है वो तमाशा, वो तो आप हम सारे ऐसे ही है ना। आप पहले PMLQ के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अब आपकी था वो छोड़े। मैं सवाल, मेरा पैटर्न कुछ और है आपसे, बस जेहन से ना निकल जाए। सवाल मैं ये करने की कोशिश कर रहा था कि बेसिकली ये जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, मैं इस पर कतन 1% भी यकीन ना करता। अब भी मुझे सिर्फ 1% रत्ती बराबर यकीन है, उससे ज़्यादा नहीं है। जो कल मोने सलाही ने इनके साथ कर दी है, उसके बाद मुझे सिर्फ 1% खुटका ये है कि जो आपके साथ यूसुफ रज़ा गिलानी वाले मामले में हुआ कि आपके 12-13 लोग जो हैं वो इनके साथ मिल गए चुप करके खामोशी से, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने खिताब करके उनको लिताड़ा भी सियासी तौर पे जब कौम से खिताब किया। तो अगर एक दफ़ा आपके साथ ये धोखा हो सकता है आपकी पार्टी में, तो दोबारा भी हो सकता है मेरे भाई। ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? अभी तो गिलानी साहब बने सेनेटर। देखें, बात यह है कि अब्दुल हफीज़ शेख और इमरान खान में बड़ा फ़र्क है। लोगों ने इमरान खान को वोट दे के वज़ीर आज़म बनाया, अब्दुल हफीज़ शेख को तो हम लेकर आए थे, उसमें बड़ा फ़र्क है। दूसरा बुनियादी तौर के ऊपर मामला ये है कि 80 वोट तो नून लीग ने भी दिए थे, उसके बाद बनाने तो उनको चेयरमैन सेनेट भेजा था, वो इनके वोट लेके भी अपोजिशन लीडर बन गए। वो उसके अभी तक आंसू नहीं इनके साफ हुए थे, तो अगला काम इनको स्टेट बैंक बिल का मिल गया इनको। और मैं इनको ये कह रहा हूँ कि फिर कोई ना कोई शर्त आ जानी है। जैसे शर्त आपको याद था ना, आ गई थी कि मियाँ साहब वापस आएँ तो फिर हम भी इस्तीफे दे देंगे, ऐसी कोई ना कोई शर्त फिर आ जाएगी। फिर ये तहरीक इनकी जो है वो मुंह के बल नीचे होगी। मोहन सलाही ने कल जो इनके साथ कर दिया है ना, उसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अब ये जो मर्जी कहते रहें, पल्ले इनके कुछ नहीं है। आप देखें इस्तीफे 2 इस्तीफे पहुंचे थे ना स्पीकर कौमी असम्बली के पास, करवा लेते पास, उससे क्या हो जाना था। एक तो मरियम सफदर के जेल तो आपको बिल्कुल इस बारे में नहीं कि जहांगीर तरीन के अरकान हाथ जोड़ के वापस लिए वो। जहांगीर तरीन से भी खतरा कोई नहीं, जहांगीर तरीन ग्रुप से आपको? नहीं, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। हमारे अपने अरकान जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। इस किस्म का कोई चैलेंज ही नहीं है सर, आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। वेलकम बैक टू द शो। चौधरी साहब, मुझे सर एक बात बताइए कि क्या जरदारी साहब ने जो मुलाकातें एकदम की और बड़ी खुशगवार आप लोगों का अलाइंस दोबारा हुआ बहाल नून लीग के साथ, शहबाज शरीफ साहब से मिले, लेकिन जो काफ लीग से मुलाकात की है, तो जरदारी साहब ने क्या कैटेगरिकली उनसे ये कहा कि हम तहरीक एतमाद लाना चाहते हैं,
और जिस तरह नून लीग कोर्ट कर रही है कि 20 से 25 लोग ऑब्वियसली अगर हैं तो आपके भी नोटिस में होंगे कि आप इसकी तस्दीक तदीद करते हैं, और उससे बढ़ के जरदारी साहब ने डायरेक्टली काफ लीग से मांगा और उसके बाद आपको लगता है कि मोने सलाही ने अगर उन तमाम मुलाकातों की हवा निकाल दी है कल बात करके? मुझे ये बताएं कि आज एक और पासपोर्ट में गिरावट के बाद, करप्शन इंडेक्स में इजाफे के बाद, ह्यूमन राइट्स में इजाफे के जो गिरावट के बाद, जमहूरी ममालिक की फहरिस्त में गिरावट के बाद, अब जो नई आज एक और बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए कि हमारी जो PIA है वो 7 स्टार्स होते हैं, उसमें से 3 स्टार उसकी रैंकिंग थी, आज 1 स्टार पे आ गई। सही। दूसरी बात यह है, देखें जो आपने गुर्बत की बात की इमरान खान साहब ने, मुझे नहीं समझ आती कि ये गुर्बत में कैसे कमी करते हैं। मेरे नज़दीक अगर आमदनी नहीं बढ़ती किसी भी फ़र्द की, किसी मुलाजिम की, किसी काम करने वाले की, और तेल की कीमत में इजाफा होता है तो गुर्बत में इजाफा हो जाता है, बिजली की कीमत में इजाफा होता है तो गुर्बत में इजाफा हो जाता है, अगर आटे की कीमत में इजाफा होता है तो गुर्बत में इजाफा हो जाता है, चीनी की कीमत में इजाफा होता है, गुर्बत में इजाफा हो जाता है। तो ये जो 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, इनको इन्होंने किस पैमाने के ज़रिए ऊपर उठा लिया है, किसी को कोई समझ नहीं। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमने अपना एक फ़र्ज़ अदा करना है। जो इत्तेहादी हैं, इनके साथ खड़े हैं, वो इनके जुराइम में बराबर के शरीक हैं। अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर वो भी इनके जो अशर इनका होगा उनका भी होगा। एक बात लेकिन मेरे नज़दीक कल जो मोने सलाही की स्टेटमेंट है, मैं उधर भी आता हूँ, वो उसमें एक बहुत बड़ी अलार्मिंग बात थी। अच्छा, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि अपनी बात तो कर दी, लेकिन उसने कहा, निशानदेही भी कर दी कि वज़ीर आज़म साहब तगड़े होकर अपने अराकीन, PTI के अराकीन को मैसेज दें कि आप घबराएं ना, उन्हें कहें कि घबराएं ना। इसका मतलब क्या है कि जहां पे प्रॉब्लम है उसकी निशानदेही तो उसने कल सरेआम कर दी, पब्लिकली कर दी। सर वो ऑब्वियसली वो तो ये है ना कि ये गवर्नमेंट जो है ये इत्तेहादियों के भरोसे पे खड़ी हुई है, अददी नंबर जो है, वरना तो इनके पास तो मेजॉरिटी 170 की नहीं है। इत्तेहादी जो है ये तो एक आधे घंटे में रूठ जाएंगे। जब इन्हें पता चल गया कि काम हो गया है तो ये तो आधे घंटे में रूठने वाले हैं सारे। MQM रूठने वाली है। चॉइस साहब, बात ये है कि मुझे तो ये लगता है कि आपने इत्तेहादियों के अगर बाप पार्टी की आ जाए, सर मेरी रिजर्वेशंस आ जाए, अगर बाप पार्टी की रिजर्वेशंस आ जाए तो बाकी क्या रह जाता है? आपने इन इत्तेहादियों के जो सियासी भाव है वो चढ़ा दिए। इन मुलाकातों से हुआ कुछ नहीं फायदा उनका, और आपने उनकी भी वैल्यू चढ़ा दी है, इस हद तक कि जो मोने सलाही जिसको प्राइम मिनिस्टर वजीर लेने को तैयार नहीं थे बकौल मोने सलाही के, अब वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनके पूरे खानवादा को जो है, जिनको पहले डकैत कहा करते थे, आज कह रहे थे कि चौधरी शुजात से बड़ा कोई पॉलिटिशियन, जैसा पॉलिटिशियन पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। तो ये आपने किया कारनामा सारा ये जो। अच्छा, आपने अभी तक जवाब मुझे नहीं दिया कि जरदारी साहब ने सिर्फ मुलाकात करके खैरियत दरियाफ्त की या उनसे तहरीक अदम एतमाद में ताउन मांगा, उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया, और क्या जवाब दिया या टाइम लिया, क्या किया, थोड़ा बताएं तो सही ना सर कौम को। नहीं, अभी तो उन्होंने सिर्फ खैरियत ही दरियाफ्त की है। अच्छा, और अगर आपके बकौल हालत ये होगी है कि अब वो मोने सलाही पे तकिया करके बैठ गए हैं तो फिर तो इन्हें सोचना चाहिए कि कहाँ पे खड़े। लेकिन सर ये एक और बात आपसे तस्दीक तरदीद करना चाह रहा था मैं कि ये बड़ी बात उठी कि जी परवेज़ सलाही साहब के साथ मुलाकात के अंदर जो है ना वो परवेज़ सलाही साहब या PMLQ चाह रही थी कि आपके पास क्या है देने के लिए। नून लीग की खासतौर मुलाकात जो हुई तो आप लोगों के ज़हन में था कि शहबाज शरीफ को मुतबादिल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर लाया जाएगा फेडरल में और PMLQ को पंजाब दे दिया जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो है ना वो एक नया टर्न लिया, उन्होंने कहा नहीं खुर्शीद शाह जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बना दें और ये जो है पंजाब तो मैं अपने पास रखूंगा। ऐसा हुआ है जिससे बड़ा सेटबैक हुआ है PMLQ और आपकी मुलाकातों? ये ऐसी कोई अभी ऐसी कोई बात नहीं, इस स्टेज तक नहीं, कोई हतमी बात नहीं। ये बात फरूख हबीब साहब बड़ा कोई कैंडिडेट सामने नहीं अभी आया। सही, फरूख हबीब साहब कॉन्फिडेंट है, चौधरी साहब भी अभी मार्च भी कर रहे हैं आपके खिलाफ, वो प्रेशर भी आप पे माउंट होगा, PDM का मार्च भी आएगा और बड़ा टाइम भी कम है, अदम एतमाद नहीं भी आती, डिलीवर कर पाएंगे इस 1-1.5 साल के अरसे में इन तमाम दबाव के साथ? देखें यकीनन हमारा जो फोकस है वो अपनी जो है वो डिलीवरी के ऊपर है और हमें इनके ना मार्चेस की कोई फ़िक्र है ना हमें इनके अदम एतमाद की कोई फ़िक्र है। हमारा देखें इसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो कोई फोकस नहीं है। ये अपने काम करते रहे, पहले भी इन्होंने किए हैं, अब भी करते रहे, हमें से कोई फ़िक्र नहीं है। हमें तो जिस हालत में ये मुल्क छोड़ के गए थे, जो 30-40 साल में 3-3 बार इनको मौके मिले थे, वो सबके सामने है। आज मुल्क की एक्सपोर्ट्स ये डिक्लाइन के ऊपर छोड़ के गए थे, आज इस मुल्क की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं।
आज रिकॉर्ड जो है वो टैक्स कलेक्शन हो रही है। आज 12 अरब डॉलर की सिर्फ रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रही है, इंपोर्ट हुई है, जिससे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी बड़ी तेजी के साथ। 1000 अरब रुपए का कोरोना के दौरान बड़ी 100 कंपनियों ने प्रॉफिट कमाया है, जिनको प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अपनी तनख्वाहें भी बढ़ाएं, ट्रिकल डाउन करें, ताकि लोगों की आमदन के अंदर जो है वो इजाफा हो। 1000 अरब रुपए के कंस्ट्रक्शन के मंसूबे जो हैं वो शुरू हुए हैं। उसके अलावा हम 400 अरब रुपए से सिर्फ 12 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ पंजाब के सेहत कार्ड हमने शुरू किया, 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज है। 75 लाख ख़ानदान यानी 3 करोड़ KPK की आबादी उसके अंदर कवर हो गई है। 18 करोड़ लोग हेल्थ कार्ड से फ़ायदा उठाएंगे। 20 लाख लोग, फर्क साहब ये आप जितना डाटा बता रहे हैं अगर ये सब सही 46 अरब रुपए का इलाज करवा चुके हैं। हो गया, ये ऐसा प्रोग्राम पहले तो नहीं आया कभी। लेकिन अब आप देखें ना, अभी आप जो खबरें चल रही हैं 12 से 13 रुपए पर लीटर बढ़ाने का, ऑलरेडी पेट्रोल इतना बढ़ा नहीं, हुआ है। देखें मेरी अर्थ सुन ले मेरी सर, बात तो सुन ले, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, आपसे बात कर रहा हूँ जी। अब उन्होंने कहा जी शौकत तरीन साहब ने की स्टेटमेंट चल रही है, IMF की हर बात नहीं मान सकते, 12-13 रुपए बहुत ज्यादा है, प्राइम मिनिस्टर उसको मानेंगे नहीं। आप 12-13 नहीं करेंगे, आप 6-7 कर देंगे। इस कौम के लिए तो इस वक्त 1 रुपया बढ़ाना भी बहुत खौफनाक है। तो आप जितनी बातें कर रहे हैं, ये बातें अगर सही भी मान ली जाए, आपके मंसूबे बड़े नजर आ रहे हैं, कामयाब जवान एटसेट्रा, ग्राउंड के ऊपर तो अवाम की पोजीशन जो है बहुत खराब हुई है सर। नहीं, देखें, दो चीज़ें बुनियादी तौर के ऊपर। पहले एक समझ लें, 2013 से 2018 की सतह के ऊपर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ज़ुबैर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप UN की वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का डेटा उठा लें। 5 साल में खाने पीने की अशिया में या आलमी सतह की जो कीमतें हैं वो नहीं इजाफा हुआ। जो चैलेंज हमें सामना करना पड़ा कोविड का, आज का जो ब्रेंट क्रूड का रेट है आपका $95 है, $40 वाला $95 पे चला गया। हमने क्या किया वो सुन लें। आज सेल टैक्स पेट्रोल के ऊपर 0 है, 17% हम लगा सकते हैं, ये चेक करें फैक्ट्स आप। पेट्रोलियम लेवी हम 30 रुपए तक चार्ज कर सकते थे। एक वक्त था कि हमने 1 रुपया नहीं ली, बजट में 600 रुपया डॉक्यूमेंटेड, 600 अरब इकट्ठा करना था, डॉक्यूमेंटेड थी, हमने वो कम की। हमने पूरा बोझ अवाम के ऊपर पास ऑन नहीं किया। 2 रास्ते हैं, या आप कर्जे लेते जाएं और कर्जे लेकर जो है तो कर्जे भी आपने लिए यार, अनप्रेसिडेंटेड कर्जे लिए नहीं अदा करना है। फर्क साहब, देखिए कर्जे भी तो लिए आपने। कामना साहब, ये हकायक हैं। ठीक है, कर्जे भी तो आपने लिए, भी तो हकायक हैं। सुन लेना जी, आपसे बात कर रहा हूं। देखें ना, सुन लेना, देखें बड़ी सादा सी बात है। आपकी भी एक बैलेंस शीट होगी ना, आपकी भी एक घर की इनकम भी है, एक्सपेंडिचर भी है, आमदन भी है, खर्चे भी हैं। इसी तरह इस मुल्क के आमदन भी है, अखराजात भी हैं, उनमें भी तवाज़ुन करना। या तो आप कहें कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस के खर्चे बढ़ा लिए हैं, इमरान खान इनकी तरह 5-5 कैंप ऑफिस लेके बैठा हुआ है, या इमरान खान 777 बोइंग जहाज़ों में बाहर जाता है, 400 दिन बाहर रहता है, फिर आप मेरे पे एतराज़ कर लें। जब इमरान खान स्वाबदीदी फंड ख़त्म कर देता है, कैंप ऑफिस ख़त्म कर देता है, 1 अरब 110 करोड़ रुपया बचा के अपने बजटेड डॉक्यूमेंट का कौमी ख़जाने में जमा करवाता है, तो तब पता होना चाहिए। और हमने जो कर्ज लिए हैं, हमने जो कर्ज इनसे ज्यादा, मैं बड़ा इंप्रेस हूं आपके कॉन्फिडेंस लेवल से फरूक भाई। मैं आपको कॉन्फिडेंस लेवल 29 अरब डॉलर वापस कर चुके हैं। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। नेट 22 अरब डॉलर करके गए थे। ये मैं फैक्ट से बात कर रहा हूं कामरान साहब। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फैक्ट से बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मसला ये है कि वो ज़मीनी हकायक भी जरा थोड़े आपके उससे डिफरेंट है, लेकिन वो भी फैक्ट्स हैं। लेकिन जुबैर साहब, इससे पहले चैलेंजेस हैं, मैंने आपको ये नहीं कहा चैलेंजेस नहीं। चैलेंज आपके लिए पता नहीं है या नहीं है, मेरे लिए पता नहीं है या नहीं है भाई। जुबैर साहब के लिए है या नहीं है, लेकिन आवाम के लिए बहुत है। जुबैर साहब, मैं सवाल तो आपसे, फरूक साहब सिर्फ सोलो प्रोग्राम नहीं है भाई, आम आदमी के लिए हमेशा चैलेंज। जुबैर साहब, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं, ये बस नहीं करते, ये बोलते रहते हैं। जुबैर साहब, ये बोलते रहते हैं। मैं आपके पास आया तो आप ये आपको बुलवाने के लिए आप अपनी बारी पे बोलते रहे। हाँ, फरूक साहब ने जो बातें की है जुबैर साहब, मैं आपसे सवाल कुछ और करना चाह रहा था। आप हंस क्यों रहे थे बीच में? इतनी सीरियस टॉक हो रही थी, मुझे समझ नहीं आया आप कह के मार रहे हैं बीच में। इतनी मैं सीरियस टॉक कर रहा था, पहले तो कहकों का जवाब दें अपने। सीरियस कहकों का जवाब इसलिए कि लोगों को कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जाएंगे वो इतलात लेने के लिए कि जी पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं या बुरे हैं। क्या पाकिस्तानी जो है, जो आपके अपने स्टूडियो में काम करता है, उससे पूछें कि वो दालें लेने जाता है तो उसको क्या फील होता है, चीनी लेने जाता है, गंदम लेने जाता है, सब्ज़ी लेने जाता है, स्कूल के बच्चों की फ़ीस पे करता है, पेट्रोल भरवाता है, बिजली का बिल भरता है, उसको पता है मईशत का इमरान खान से ज़्यादा। इमरान खान इनको तर्जुमानों को सबको बिठा के कहता है ये देखें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देखें, उसकी रिपोर्ट देखें, वो जी फलाने ऑर्गेनाइजेशन ने, ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट दी है। भाई मैं भी कोट कर सकता हूँ ब्लूमबर्ग की रिपोर्टें और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें। IMF का बहाना ना बनाएं। आपको खुद मुख्तारी अगर नहीं है
अगर फैसला साजी करने में आपको खुद मुख्तारी नहीं है और IMF का आप दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कहने की जरूरत है हर रोज कि जी IMF इतना कह रहा है कि जी बिजली बढ़ा दें, IMF कह रहा, अभी तो आपने सब कुछ माना है, 370 बिलियन रुपए के टैक्सेस लाद दिए, अब भी आप बस नहीं हो रहे हैं, अब भी आप ये कहते हैं कि IMF कहता है कि जी तो मुझे एक बात बताएं जुबैर साहब, बकौल आपके दूसरी बात ये होती है, मैं फर्रुख हबीब को एक कामरान में एक चीज बता दूं, ये जितने भी स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना, जितने भी होते हैं नंबर्स, वो 3-4 बेसिक बुनियादी चीजें होती हैं। आपने बिल्कुल चौधरी साहब ने सही कहा था कि जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो उसका जो उसके लिए बेरोज़गारी में इजाफा होता है, जिसको आप कहते हैं ना, ये बड़ा साइंटिफिक तरीके से फैक्ट्स बता रहे थे, नेट वेजेस जो होती है ना, कि जी वेजेस जो इंक्रीज़ हुई हैं, तनख्वाहें या इनकम, क्या वो इन्फ्लेशन से कम है? इनके दौर में कम है। पिछले 10 साल जो 2008 से 2018 तक आपकी सारी बात आ गई, ये बातें आप लोग कर रहे हो कई सालों से। दूसरी बात ये है कि 2 करोड़ 30 लाख लोग गुर्बत की लकीर से इन्होंने धकेले हैं नीचे, इनकी पॉलिसीज की वजह से। मेरा सवाल तो ले लें जुबैर साहब, इनकी पॉलिसीज की वजह से गुर्बत रिकॉर्ड हाई है। ठीक है, रिकॉर्ड हाई है। इतनी गंदी गवर्नमेंट चल रही है बकौल आपके, इतनी गंदी परफॉर्मेंस है, इतना इन्होंने मुल्क को जो है नीचे ले गए गुर्बत दुनिया के। चले, मैं तो अभी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ऑब्जेक्टिवली, तो मैं तो हैरान हूँ कि इस गवर्नमेंट की तसलसल में ही आप दोनों की कामयाबी है। ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करे, पूरी तबाही जो लेके आई हुई है वो कंप्लीट हो जाएगी 1 साल तक, उसके बाद आप आराम से आवाम को बताइएगा कि जनाब देखें 5 साल में कुछ नहीं कर सके, इनको मौका मिला ना, इनसे किसी ने इक़्तिदार छीना, ना इनको जलावतन किया, ना इन्हें फांसी में चढ़ाया, ना तरीके। तो आप बिला वजह इनको जो है वो शहीद बना रहे हैं सियासी तौर पे। वाई किसके लिए कर रहे हैं? कामरान, आपने बहुत अच्छी बात की है। जी जी, अक्सर एक अच्छी कामरान बहुत अच्छी बात। जी जी, ये आके टीवी पर बोलते हैं इमरान खान साहब कि जी इतनी तबाही मैंने मचाई है, मुझे आप 1.5 साल और मौका दे दें और मैं ठीक करने की कोशिश। ये पहले अपनी मान लें शिकस्त, ये मान लें कि उन्होंने तबाही फैलाई है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तर्जमानों की मीटिंग में शायद बैठ के मानते होंगे, मुझे नहीं पता, बट पब्लिक के सामने अगर ये आप तो मानते ना तबाही लाई है, ये तो तबाही पूरी करने देना फिर एक दफा, छोड़े आप वेट करें जरा, वेट एंड सी। आपको तो नजरियाती पार्टी है, वोट को इज्जत दो, इनको पूरा करने दे। जो 22 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ वोट को इज्जत दो के साथ तो आए ही नहीं थे, सिलेक्ट होके आए थे। और आपको कह रहा हूं, आप इनके जो वोट तोड़ने, और जुबैर भाई आपको कह रहा हूं, महीने के लिए गए थे आप नहीं लंदन, सब आप भी थे, पाकिस्तान की तारीख ही मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप वोट को इज्जत देने के नाम पे इनके लोटे ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है आपकी नाक के नीचे? पीपल्स पार्टी ने पहले भी इनको समझाया था और डिसिप्लिन किया था, और इन्होंने वही किया जो फिर आपने चाहा। यूसुफ रजा गिलानी वाला मामला हो, साहब का मामला, या कोई और हो। अब आप क्या इनको समझाएंगे, या ये तहरीक एतमाद के सुसाइड नोट पे आप इनके साथ जा रहे हैं? मेरे भाई जरा ये समझाएं चौधरी साहब, मैं बड़ा परेशान हूँ आप लोगों को लेके। जी नहीं, देखिए एक बुनियादी बात जो अभी आपने जुबैर साहब भी कर रहे थे, देखें यूरिया का अभी भी बहरान है मुल्क के अंदर। किसानों की हालत ये है कि आपने पेस्टिसाइड्स पे टैक्स लगा दिया, वो डबल तकरीबन हो गई हैं, खाद महंगी कर दी गई, यूरिया का देख लें, और मिल भी नहीं रही। बीज पे आपने सेल्स टैक्स लगा दिया है। इस वक्त जो फसल आ रही है, इस वक्त 4थी या 5वीं बड़ी फसल है आलू की, वो हमारा एरिया जो है वो सबसे बड़ा, और उसकी जो हालत है इस वक्त मार्केट के अंदर, हालांकि आलू एक्सपोर्ट होता है ये सारा सेंट्रल एशियन स्टेट्स को और आगे जाता है, और उसकी जो हालत है इस वक्त, लोगों को एक तो कम से कम 1 लाख रुपया एक्सपेंडिचर है 1 एकड़ का, और अगर वो 1 लाख भी नहीं छोड़ेगा तो ज़िम्मेदार या किसान क्या करेगा? अब मक्की का बीज सारा बाहर से आता है, आगे मक्की की फसल है, उस पर आपने लगा दिया, सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखें ना, मैं ज़ुबैर साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इनको 1.5 साल दें। अगर आप देंगे तो इसका मतलब आप लोगों की बर्बादी के अंदर, ये नहीं कह रहे, वो तो मैं कह रहा था, के लिए तैयार नहीं, ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत को जितनी जल्दी हो, अजाब जितनी जल्दी टल जाए उतना ही बेहतर है। आप किसी आम आदमी को ज़रा कैमरा तो भेजे, किसी बाजार में किसी जगह पे ज़रा कैमरा भेजकर लोगों से पूछे तो। लेकिन चॉइस साहब वो तो देखें, मेरी एक बात सुनिए चॉइस साहब, देखें आपके साथ ज्यादती हुई। अच्छा जी फरमाएं जी चॉइस साहब। देखिए ना, जो फ़र्क हबीब साहब फरमा रहे थे कि 100 कंपनियों को बहुत बड़ा मुनाफा मिला, वो ठीक फरमा रहे हैं,
यही हम कह रहे हैं कि जो आपकी पॉलिसी है दुनिया के अंदर, ये जो न्यू कॉन्स की पॉलिसीज हैं, इस कोविड के दौरान $5 ट्रिलियन का उनके मुनाफाजात में इजाफा हुआ है, लेकिन उसी साहब में 3 अरब आप लोग जो वजह हैं वो फरमा रहे हैं। गुर्बत मेरा की सवाल स्थिति कुछ से और है चले आपसे। गए हैं। आप एक यही असूली पाकिस्तान में हुआ है। आपने क्लेम किया। मैं एक मुझे फिक्रा जी सर बोल लें, फिर मेरा सवाल जी। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपए की, और सर और वो अच्छी बात सारे कर दी। मिलकर मेरा पहले मौजूद सिंध हाई कोर्ट डिफरेंट में है। गए, मैं अब आपसे सुप्रीम सर कोर्ट ने पूछ रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट ने कर काजी दिया। फायज ईसा साहब ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, स्ट्राइक डाउन कर दिया काजी फायज ईसा साहब ने। चले अभी काजी साहब की बात नहीं हो रही। ये है कि ये जो फरमा रहे हैं कि उन मैं कंपनियों आपसे ने कुछ कहा और है। पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वोट को इज्जत देने वाले भी आपके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ये फखरी अंदाज में कह रहे हैं कि जी हमने 172 से ऊपर वोट इनके तोड़ के कर लिए हुए, ये पता नहीं वोट को इज्जत कहाँ चली गई। उसमें जुबैर साहब लंदन का विजिट ले आए बीच में, हालांकि उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप जो है आप खुद समझते हैं कि सर मेरी अर्थ तो सुन लें चॉइस साहब। अपने बंदे ये समझ रहे हैं। नहीं चॉइस साहब बात तो सुन ले, आपको पता है अपना बंदा कोई नहीं समझता, जोड़ तोड़ होता है इस मुल्क में। किसका ज़मीर जागता है आप बताएं मुझे। यहाँ पे ज़मीर ये कोई बोरिस जॉनसन की पार्टी थोड़ी चल रही है कि जिसके अंदर पीछे से उठ के उसके अपनी पार्टी के लोग रेजिग्नेशन का मुतालबा कर रहे हैं या उसके डाउनिंग स्ट्रीट का ऑफिशियल रिजाइन कर रहे हैं। जी फरमाएं सर। नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ। देखिए ना, अगर जिस बंदे ने इलेक्शन लड़ना है अगला, उसने अभी से देखना शुरू करना है कि क्या हालत है। मतलब इनकी तो ये वन टाइम पार्टी थी और ये कोई पहली पार्टी भी नहीं थी वन टाइम, ना ये आखिरी पार्टी हो सकता है कोई और बना दी जाए। तो अब मसला ये है कि इनके परचम तले तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। राइट। तो जैसे जुनैजो लीग खत्म हुई, क्यू लीग गई, कन्वेंशन लीग गई, वैसे ही ये पीटीआई बनाई गई थी खास पर्पस के लिए। सर क्यू लीग नहीं गई, मैं एक ब्रेक लूंगा। क्यू लीग नहीं गई, क्यू लीग की वजह से आज हुकूमत कायम दायम है। क्यू लीग की वजह से आप चल के क्यू लीग के पास जाते हैं, दोनों पार्टीज जाते हैं, कोई फूल लेके जा रहा है, कोई दुआएं लेके जा रहा है। क्यू लीग खत्म नहीं हुई। और क्यू लीग क्यों नहीं खत्म हुई उसकी वजह भी आपको पता है, क्योंकि क्यू लीग जो है वो खुद कहती है कि हम स्टेट की पार्टी हैं। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। बहुत वेलकम बैक टू शो। फरूक हबीब साहब, तहरीक-ए-एतमाद आ रही है, पीपल्स पार्टी का मार्च शुरू हो रहा है, रवा दवा होने वाला है, आपके खिलाफ सैलाब आ रहा है अवाम का। ये सबसे भी अगर आप बच गए तो पीडीएम आपको नहीं छोड़ेगी। 23 मार्च को आप पता नहीं किन हेड ऑफ स्टेट्स को मिल रहे होंगे, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान खड़े हुए चिंगाड़ रहे होंगे, ललकार रहे होंगे हुकूमत को, जिस तरह एक ज़माने में आप किया करते थे। इन तमाम तरीन प्रेशर्स के साथ आप इत्तेहादियों के भी आगे कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में हैं। फ्रेश इलेक्शन कॉल करने का ज़हन में नहीं आ रहा कि छोड़ें इन सब चीज़ों को, फ्रेश इलेक्शन कॉल करके अवाम के पास जाएं? नहीं देखिए, बात यह है किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। देखिए बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है, अभी चौधरी मंजूर साहब बात कर रहे थे कि जनाब ये तो वन टाइम पार्टी है, ये तो ख़त्म हो जाएगी। हम तो 22 साल जदोजहद करके आए हैं, अवाम की ताकत से आए हैं। अब मामला क्या है, इनकी अपनी पार्टी का हशर नशर क्या हुआ है। पंजाब में तो ये ख़त्म हो गए हैं। आप पूछें, अगर आप पंजाब की पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ बैठ जाएँ तो वो कुड़ते हैं बैठ के, कहते हैं जरदारी ने जो है वो बीबी की पार्टी, भुट्टो की पार्टी को ख़त्म कर दिया है। वहाँ पे पंजाब में तो कोई दूरबीन से भी बंदा नज़र नहीं आता। ये KPK में जो हुआ है लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, वहाँ पर आपको नून लीग या पीपल्स पार्टी कहीं नज़र आई है? बलोचिस्तान के अंदर आपको ये कहीं नज़र आए हैं जो अशर नशर इनका हुआ है? तो अपनी पार्टीज की तरफ फोकस करें। वहाँ तो मौलाना नंबर 1 है और आप नंबर 2 हैं। हमने देखें, चलें तो कहीं रह गए हैं। जहाँ भी मुकाबला है PTI का ही मुकाबला है ना, चाहे पूरे पाकिस्तान के अंदर हो, किसी के साथ भी हो। इसके अलावा तो पार्टी तो वफाक की फिर PTI हुई ना। हकाइक तो ये है। सही। दूसरा मामला ये है कि सिंध के अंदर कौन सी 13 साल से इनकी मुसलसल हुकूमत, उससे पहले कई बार आए हैं, को दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई नहीं है, बैड गवर्नेंस है वहाँ पर। ग्रां फरोशी इतनी ज़्यादा है कि मैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पंजाब में 20 किलो सरकारी आटे का थैला 1100 में बिकता है, वहाँ 1400 रुपये में भी बिकता है। 20-20 अरब रुपए की गंदम सिंध के अंदर चूहे खा जाते हैं। पता नहीं कौन से चूहे पाले हुए हैं जिनका पेट नहीं भरता। वो नैब ने रिकवर करवा के पैसे वापस किए हैं, वो फिर चले खैर इन्हीं के अकाउंट के अंदर ही गए हैं, फिर उसको कहीं लांचों के जरिए जो है वो गायब कर देंगे। वहाँ पर जो है वो 3400 अरब रुपया वफाक सूबों को देता है। सिंध भी NFC में अपना शेयर लेके जाता है। बनाए कराची की सड़कें, बनाए कराची के नाले, बनाए K4 का मनसूबा, बनाए ग्रीन लाइन। कोई एक काम इन्होंने किया? कोई काम इन्होंने नहीं किया। सेहत कार्ड जैसा मनसूबा सिंध की आवाम को, तो कहने का मतलब ये फरूख साहब के 27 फरवरी का पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का कोई प्रेशर आप पे नहीं है? चौपट राज सब कुछ सिंध में। अच्छा, अब आप जरा आ जाएं। देखें, हमें ये कहते हैं कि जनाब आमदन में इजाफा नहीं हुआ या फलानी चीज़ नहीं हुई। भाई जब मैं आपसे बात करता हूँ, जब मैं 100 कंपनियों की आपको बात करता हूँ, भाई ये बड़े बड़े वो ग्रुप्स हैं
जिसकी एक एक फैक्ट्री के अंदर 25-30 हज़ार मुलाजिम हैं भाईजान, जब वो दूसरी फैक्ट्री लगाएगा इतनी लोगों को रोज़गार फराहम करेगा, उनका तो खुदा खौफी करें। दुनिया में मुझे बताएं, आज दुनिया में अमेरिका में महंगाई है तो क्या बाइडन नाअहल हो गया है? उधर यूएस में अपना, आप यूके से आए हैं, मुझे कामरान शाह साहब बताएं, वहाँ टाइम गुजार के आए हैं, क्या वहाँ इन्फ्लेशन नहीं आई? वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ऑयल गैसेस की कीमतें नहीं बढ़ी? वहाँ बोरिस जॉनसन नाअहल हो गया है, जो फ्रांस है वहाँ का हुक्मरान नाअहल हो गया है। ये एक आलमी सतह के ऊपर एक ऐसा साइकिल आया हुआ है महंगाई का जिससे पूरी दुनिया पिस रही है। हमें को शौक है कीमतें बढ़ाने का? हमें तो कोई शौक नहीं, हमें पता है इससे आपका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो आपका हिट होता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपने करप्शन तो की नहीं। मैं फ्रेज कर लेता हूँ, आप ये कह रहे हैं, जुबैर साहब ये कह रहे हैं इन्होंने करप्शन तो की नहीं, लूट मार तो इन्होंने की नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर पे स्कैंडल तो है नहीं, फर्रुख हबीब पे या उनके वुज़रा पे भी एक दो को निकाल के स्कैंडल तो है नहीं। तो कहने का मतलब है ये गुर्बत का भी जो है वो अवाम को समझा देंगे जब इलेक्शन आएगा कि ये तो कोरोना भी था, ये कर्जे भी थे, ये आप लोगों की पूरी मैनेजमेंट भी थी, और ये उससे बढ़कर जो है आलमी जो बड़ा महंगाई हुई है उसका भी इम्पैक्ट था, तो ये निकल जाएंगे इससे। इसलिए घबराए हुए आप कह रहे हैं कि जी इनको संजीदगी से दो तीन चीज़ें मेरा ख्याल है इनको समझना चाहिए। हम ये कहते हैं कि महंगाई जो आई है उसमें तनासब होना चाहिए ना। पाकिस्तान अगर तीसरे हाईएस्ट महंगा तरीन मुल्क होगा सही फॉर दोज कंट्रीज जो इकोनॉमिस्ट ट्रैक करता है, तो वो कोई खुशखबरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम इनसे सवाल पूछते हैं कि हिंदुस्तान में जो महंगाई है उसके मुकाबले में पाकिस्तान में डबल से ज़्यादा क्यों है, बांग्लादेश से ज़्यादा क्यों है, श्रीलंका से ज़्यादा क्यों है? इंटरनेशनल फिनोमेना है ना। दूसरी बात ये जो कहते हैं ना कि 100 कंपनीज़ का, मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, वो मेरा ख्याल है चौधरी मंजूर साहब बात कर रहे थे, आपने उनको वो किया था कोविड के दौरान, जब से आया है तो 10 अमीर तरीन जो लोग हैं ना उनकी इनकम डबल से ज़्यादा हुई है, $700 बिलियन से के मुकाबले में 1.5 ट्रिलियन हुई है, 1.7 ट्रिलियन सॉरी। लेकिन पूरी दुनिया में गुर्बत में इजाफा हुआ है। तो यही तो हमें एतराज़ है कि ये कैपिटलिस्ट, वो जो सरमायादार हैं, जो बड़े बड़े माफियाज हैं, ये उन्हीं के तो आप यही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में गुर्बत बढ़ी है, पाकिस्तान में तो उसकी तनासब में ज्यादा हुआ है ना भाई। अच्छा, हम ये कहते हैं कि इंडिया में हुआ है ना, लेकिन वैसे एक बात है जुबैर भाई, बात ये है, एक सेकंड, दूसरी बात आपने कहा कि कोई स्कैंडल नहीं है, तोशाखाना का स्कैंडल नहीं है, वो तो अभी बनना है, वो तो अभी खुलेगा तो पता चलेगा ना, तोशाखाना चलेगा ना। घड़ी कहाँ है? कौन सी घड़ी यार? वो घड़ी का बड़ा किस्सा है। उन्होंने कहा मैं जवाब ही नहीं दूंगा। उन्होंने कहा रियासत मदीना में जो खलीफा होता है वो जवाब नहीं देना होता उसको। इसी तरह से जिस तरह से फॉरेन फंडिंग केस में, इसी तरह से जिस तरह से बीआरटी केस में, इसी तरह से जिस तरह से चीनी माफिया के हाथों में ये जिस तरह से खेले हैं, एलएनजी में जो तबाही मचाई है, दवाइयों के की करप्शन में तबाही मचाई है, क्या किया क्या नहीं है? आप कह रहे हैं कोई स्कैंडल नहीं है। मैं कह रहा हूं 2-3 मुजरा को निकाल के रिंग रोड उठा के आप अदालत में नहीं जा सके। चले चौधरी साहब जो आपका लॉन्ग जी अदालत में ही गए थे भाई, आप स्टे ले लेते हैं, आप लेके किसी अदालत में नहीं गए। और यार ये तो नाअहल होंगे, लेकिन आप लोगों ने जो अहलियत साबित की है ना, बता दें तो बहुत से लोगों को अच्छे लगने शुरू हो गए। चले जी, मैं जरा पूछ लूँ चौधरी साहब, मुझे पता है आप रिस्पॉन्ड तो करेंगे, फारूक साहब ने आपकी हुकूमत और ज़रदारी साहब की चार्जशीट, लेकिन मेरा सवाल मुख्तलिफ है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप लॉन्ग मार्च के चक्कर है 27 फरवरी वाला, ये क्या है? मतलब इसमें क्या होगा? एक जलसा है इस्लामाबाद में जाके होगा, उसका क्या उससे मकासद हासिल करने हैं आपने? करना क्या है? धरने में तो आप बिलीव नहीं करते, वो क्या है ये सब कुछ? अच्छा, पहली बात ये है कि इनका जो केपीके के अंदर जो पेरिस है, वहाँ से तबाह हाल सिंध में लोग इलाज करवाने जाते हैं, दिल का, जिगर का, गुर्दे का इलाज और सारे इलाज करवाने तबाह हाल सिंध में जाते हैं। ये 8.5 साल के अंदर जो इन्होंने उसको पेरिस और न्यूयॉर्क बनाया, उसकी हालत ये है। और स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखें, इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो केपीके के अंदर है, और सबसे ज़्यादा जो स्मगलिंग हो रही है वो जहाँ पे इनकी दोनों हुकूमतें हैं वहाँ से हो रही है। बलूचिस्तान में इनकी इत्तेहादी मेरे सवाल पे आ जाए प्लीज साथ, और केपीके में खैर से 2/3 अक्सरियत। बिल्कुल ठीक। अब ये देखें ना, हमारा लॉन्ग मार्च क्या है? बेसिकली हम एहतजाज कर रहे हैं, ये इन्होंने जो तबाही की, हमें इस मुल्क के गरीबों के साथ, मज़दूरों के साथ, इस मुल्क के किसानों के साथ हमने एक इज़हार यकजोती के लिए बाहर निकलना है। कल को वो ये ना कहें, लोग कहना शुरू, मुझे एक मुलाजिम ने कहा कि आप इनको हम बैठे बात कर रहे थे कि इनको टाइम पूरा करने देना चाहिए। उस मुलाजिम ने कहा कि मेरी 22,000 तनख्वाह है, 11,000 मुझे बिजली का बिल आ गया है, उस वक्त इसको उतारेंगे जब हमें ये मार देगा।
तो अब ये कैफियत होगी है, आम आदमी से जरा पूछ कर देखें। तो आप अपनी हम इखलाकी ये कह जिम्मेदारी हैं कि पूरी कर रहे हैं इनको हमारा फर्ज जो उतारने है, की एक बतौर कोशिश सियासी करके। पार्टी का, बिल्कुल सही। हम जब नीचे जब वहां से शुरू होगा तो इन पे प्रेशर बनेगा, तो इनके अंदर जो क्रैक्स ऑलरेडी मौजूद हैं वो और वाजे हो जाएंगे, तो ये टूट जाएगी। ये मांगे तांगे की हुकूमत है। ये फारूक तो साहब देख लेना इसका असर क्या होगा। अपनी इखलाकी कामरान साहब, जिम्मेदारी पूरी कर रही कामरान है। साहब, जी जी भाई कामरान साहब, जी। कामरान शाह साहब, जो लोग जरदारी हुकूमत के अंदर बच गए थे, तो हमारी हुकूमत में तो है ही कुछ नहीं है। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, लोग सरवाइव करेंगे। अच्छा, बड़ी बात है ये तो। नहीं, जुबैर उस साहब, हुकूमत के इन्होंने अंदर जरा वो देखिए 5 साल पाकिस्तान गुजार लिए के थे ना, 2008 रेवेन्यूज से डबल हुए तेरह थे, के, पाकिस्तान यहाँ को कुछ नहीं होता। बचा दिया था। चले, आपके जनरल मुशर्रफ जो थे, आपके मेहरबान जनरल मुशर्रफ ने बर्बादी कर दी थी, उससे आकर निकाला था गार्ड ऑफ ऑनर आपने दिया पाकिस्तान था, को ना देते। चले, दहशतगर्दी से निकाला था। जुबैर साहब, नहीं, हमने कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया, उसकी फौज ने उसको खुद दिया था। हमारा वजीर आजम छोड़कर कोई चपरासी भी उधर नहीं गया था, उसकी फौज ने उसको दिया था। चौधरी साहब, आप इतने जज्बाती ये क्यों हो ऐसे जाते हैं? गलतोलाम आप बातें करते मेरी रहते बात सुने चौधरी साहब, इतने जज्बाती ना हुआ नहीं, करें। नहीं, इस सवाल का जवाब बातें जो इधर सर उधर सुन से तो ले। सुनाई बातें हैं सर सुन तो ले। नहीं, ये जो सुनी सुनाई बातें गलत बातें हैं, उनको दोहराने से क्या होगा? चौधरी साहब, मेरी अर्ज तो सुन ले। हमने कोई उसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया। चौधरी साहब सुन तो ले, मैं नहीं, आपसे वैसे चलो इस पे बेट लगा लेते हैं, और अगर मेरी गया बात हो तो तो सुन- मैं जिम्मेदार हूँ। और सर मेरी बात तो सुन लें, जब आपको फरक हबीब साहब जो इस तरह की बातें किया करें, आप पे इनको तय कर लेते। सर मेरी अर्ज तो सुन लें, जब फरक हबीब साहब आपको इस तरह की बातें कहा करें, तो आप कहा करें कि यार जो हमने तो दिया या नहीं दिया, आपने जो नवाज शरीफ साहब को सलामी दी तोपों की, और आपने उनको भेज दिया बाहर, आप इनको बता दिया करें ना। लो जी, इन्होंने आप देखें, साथ ही आपको ट्यूशन भी मिलना शुरू हो गई है चौधरी साहब। चले, जुबैर साहब, नवाज शरीफ साहब यूनिवर्सिटी से आपको ट्यूशन भी मिलना शुरू हो गई है। नहीं भाई, मैं तो उनको एक मशवरा दे रहा हूं कि इनको बताया करें। वो तो मैं देखे ना, मैं कोई ताना नहीं देना चाहता, फर्क छोटा भाई है। ताना नहीं है, ताना नहीं है। नहीं साहब हैं या आप स्टूडेंट हैं, ये फैसला कर लें। नहीं, नहीं, हकायक तो यही है, वो हकायक तो यही है। मैं ये बात नहीं कर रहा और ताना मैं नहीं दे रहा, मैं बड़े तल हकायक बता रहा हूं। यही है, इन्होंने मुजरिमों के अंदर भी इंसाफ नहीं किया, बाकी को तो पता नहीं इंसाफ फरक हबीब साहब कब देंगे। इन्होंने एक मुजरिम को जो है प्रेफरेंस दी और दूसरे को, मुशर्रफ जब यहां से गए थे वो मुजरिम नहीं थे। वो बात की बात है कि वो अब मुजरिम बन गए, तो ये वापस लाने की हिम्मत नहीं हो रही गवर्नमेंट की, ना नैब की मुकदमा चलाने की। छोड़े, इस मामले में तो सब एक जैसे हैं भाई। जुबैर साहब इस तरह सारी हिम्मतें हमने करनी है, जिन्होंने भेजा था उन्हें हिम्मत कर लेते हैं। वही भाईजान, आपने इस तरफ जुबैर साहब वाली गलती नहीं करनी। जुबैर साहब, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी आपकी हुई, कैसी स्पिरिट में है? तहरीक अदम एतमाद को लंदन से लीड कर रहे हैं, जरदारी साहब के साथ मिलकर कर रहे हैं, थोड़ा बताएं यार। बड़े खुश थे आप मिलके। मेरा कायद जुबैर साहब वापस लेकर आएंगे, अकेले ही आ गए हैं। हाँ, जिन्होंने तुसी भेजो है नहीं साइना थोड़ी वापस आंदे रहे फरूख हबीब साहब। ओ भाई, जी जुबैर फरूख हबीब साहब, जुबैर साहब की मान लेते, परेशान ना हो, आप इतने अच्छे परेशान अंदाज ना से वापस ला सकते थे। हाँ जी जुबैर साहब, स्पिरिट क्या आपके मेरे कायद की? नहीं, अंदाज से जब लाना होगा ना, टॉप पर स्पिरिट है, टॉप इतनी जबरदस्त स्पिरिट ये है ना ना। हो कि अगर यार सादिक साहब ले आए, आप मैं तो तस्वीरें चाहता हूं देख आपके लेना, नंबर बने। एक सेकंड, अच्छा सुन लें फरूख हबीब, एक तरफ इमरान खान की तस्वीर रखें और एक तरफ रखें नवाज शरीफ। इमरान खान तो इसलिए परेशान है कि यार मैंने इनको बाहर भेजा, परेशान नवाज शरीफ साहब इसलिए खुश है कि देखो जी इन्होंने मैनू अंदर पाया सी, इन्होंने मैनू बाहर भेजिया, हिसाब बराबर हो गया, मैं एंजॉय कर रहे हैं वो तो इसलिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तहरीक अदम एतमाद को लंदन से लीड कर रहे हैं कि जरदारी साहब लीड कर रहे हैं। कौन कर रहा है भाई? अदम एतमाद को लीड कौन कर रहा है कि शहबाज शरीफ कर रहे हैं? मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं, उन्होंने सारे मिलकर कर रहे हैं। ब्रेक लूंगा जी मैं ये बात सुनते साथ ही। व्यूअर्स, गवर्नमेंट की जाने की तैयारी आप करें या ना करें, लेकिन पेट्रोल जो महंगा होने लगा आज रात 12 बजे के बाद, उसकी तैयारी आप ज़रूर कर लें। और यही गुर्बत ख़त्म करने की प्लानिंग है इस वक्त हुकूमत के पास। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।